हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज मैं आगे कुछ वीडियोस स्टैटिस्टिक्स के लेके आया हूं। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारी बातें करी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, लाइक स्टैटिस्टिक्स है क्या, एप्लीकेशंस इसके क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा का हम कैसे करेंगे, डेटा का कलेक्शन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है। तो अभी तक जो हमने देखा वो हम बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। तो इससे पहले कि हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करना शुरू करें कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होती है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आगे ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा स्टडीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाइपोथेसिस, डिसीजन एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो स्टैटिस्टिक्स जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम मैथमेटिकल फैक्ट और जो डेटा होगा वो बायोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड होगा। तो बायोस्टैट में दो ब्रांचेज आपको बताई थी, डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैट, ये हो सकता है पुराने जो आपने लेक्चर्स पढ़े हो ये रिपीट हो रहा हो, लेकिन एक शॉर्ट रिकैप हो जाए तो आपको इन्फ्लुएंशियल स्टार्ट के वीडियोस जो है वो समझ में आएंगे। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये स्टार्ट की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्ले और डिस्क्राइब को, हम बायोलॉजिकल डेटा को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जबकि अगर इन्फ्लुएंशियल स्टार्ट की हम बात करें तो स्टार्ट की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल की बेसिस पर हम पॉपुलेशन जो कुछ हम लेते कुछ सैंपल है, उसके बेसिस पर जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो पूरा कंक्लूजन हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे इम्पोज करते हैं, है ना। पूरे पॉपुलेशन पे हम काम नहीं करेंगे, हम उनमें से कुछ को ले लेंगे, कुछ सैंपल को ले लेंगे, और जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे। से फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये पता करना है कि जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज चैनल्स वगैरह में ओपिनियन पोल आता है कि किस पार्टी जीतेगी, है ना, इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी। तो इससे पहले कि इलेक्शन हो, ओपिनियन पोल वाले अपनी पहले ही फोरकास्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर उनको डेटा आता कहाँ से है, ऑब्वियस है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो एजेंसीज होती हैं वो कुछ सैंपल कलेक्ट करती हैं, लोगों से पूछती हैं कि कौन जीतेगा, और कुछ लोगों के बेसिस पर, मीन सैंपल के बेसिस पर वो क्या करते हैं, वो कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये पार्टी जीतने वाली है। और जब एक्चुअल में रिजल्ट होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो पता चलता है कि उनका जो ओपिनियन पोल था वो सही था या गलत था। ये बात अलग की है कि कभी कभी गलत भी हो जाता है और कभी कभी सही भी हो जाता है। अब टोटल इसकी सक्सेस डिपेंड ये इस बात पे करती है कि आपने जो सैंपल लिया है वो कितना फेयर लिया है। अगर सैंपल बायस होगा, सैंपल सही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो आपका कंक्लूजन होगा वो भी गलत होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैट, जिसमें आप सैंपल की बेसिस पर कोई कंक्लूजन निकालते हो और उसका जो रिजल्ट आता है वो पूरे पॉपुलेशन के लिए आप इम्पोज करते हो। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। आपको पता ही होगा, population refer to the collection of all elements possessing common characteristics that comprise universe। मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है। जैसे आपकी क्लास, अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आपकी क्लास पे अगर मैं कोई रिसर्च करना चाहता हूँ, कोई डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपकी क्लास का हर एक स्टूडेंट उस वो पॉपुलेशन का पार्ट है। जबकि सैंपल क्या है, कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। क्या आएगा, इंक्लूड क्या होगा पॉपुलेशन में, इसमें ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द ग्रुप। जबकि सैंपल में क्या होगा, कुछ ही इंक्लूड करेंगे। कोई भी करेक्टरिस्टिक अगर आप कैलकुलेट करते हो पॉपुलेशन की बेसिस पर, है ना, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। जैसे आपने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल दिया या मोड निकाल दिया, तो जब भी पूरी पॉपुलेशन का आप मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो उसको हम कंबाइंडली ऐसे बोल देंगे पैरामीटर। आपको कहीं पर भी लिखा पैरामीटर तो आप समझ जाइए कि जो भी मीन मीडियन मोड ऐसा कुछ कैलकुलेट किया गया है वो पूरे कंप्लीट पॉपुलेशन की बेसिस पर किया गया है।
जबकि अगर मीन मीडियन मोड आप सैंपल का निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर स्टैटिस्टिक्स कर देते हैं तो ये सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिक, मतलब कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसी सैंपल का कैलकुलेट किया है, मीन मीडियन मोड ये सब, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। जहां पर भी स्टैटिस्टिक आ जाए आप समझ जाइए हमने सैंपल पे काम किया है। डेटा कलेक्शन, पॉपुलेशन में कंप्लीट एनुमरेशन या सेंसस। जब भी हमको पॉपुलेशन पे काम करना होता है तो कंप्लीट एनुमरेशन मतलब सारे के सारे मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे, या हम सेंसस करेंगे, जनगणना समझते होंगे आप। जबकि जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपल सर्वे या सैंपलिंग करते हैं। फोकस किस पे करते हैं? पॉपुलेशन पे, आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम पॉपुलेशन पे काम करेंगे मतलब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फोकस करते हैं। जबकि अगर हम सैंपल पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आपको बताया कि सैंपल के बेसिस पर हम पॉपुलेशन के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, काम करेंगे सैंपल पे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो इम्पोज किसके लिए करेंगे? पॉपुलेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बताया आपको पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। जबकि अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, स्टैटिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल रिजम्बली मेजरेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, सबके बेसिस पर एक पैरामीटर निकाला है, जैसे मीन, पॉपुलेशन मीन, है ना, तो उसको म्यू से लिख दिया। जबकि अगर कुछ सैंपल लिया हमने, कुछ रैंडमली इनमें से सेलेक्ट किया या सैंपल ले लिया और इसका जो सैंपल का मीन निकाल दिया, इसको हमने बोला स्टैटिस्टिक। इसका मोड निकालेंगे, मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे, उसको हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे। सीरीज में आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, है ना। तो जब भी आपको 3 तरीके का डेटा बताया था, जब हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ रहे थे, तो डेटा अनग्रुप्ड हो सकता है, ग्रुप्ड हो सकता है। अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो ऐसा एज सच वो जो उसकी वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी, लेकिन अगर ग्रुप्ड है तो उसमें हम फ्रीक्वेंसीज लेके आते हैं। तो जब भी फ्रीक्वेंसीज एज सच दी हो तो उसको कोई क्लास इंटरवल ना हो तो उसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। और जब भी ऐसा डेटा दिया हो जिसमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके साथ क्लास इंटरवल दिया हो तो उसको कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। अब क्लास इंटरवल दो तरीके के हो सकते हैं जो सीरीज है। पहला आपको बताते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, दूसरा आपको बताते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ये आप इसके पहले की वीडियोस में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जब भी क्लास इंटरवल आप देखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि जब आपका अपर लिमिट एक क्लास इंटरवल की दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से ओवरलैप करती है तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और जब ऐसा नहीं होता है, देखिएगा आपका इस केस में देखिए 234 एंड 235, मतलब ये क्लास इंटरवल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका अपर क्लास लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर क्लास लिमिट से ओवरलैप नहीं करती है तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। जब भी कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आपको हम हमेशा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको बताया था कि जब भी आप इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए 0.5 प्लस माइनस करना पड़ता है। ये मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्रेंशियल स्टैट की प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे तो इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। इसको रोनाल्ड फिशर ने सबसे पहले इसको यूज करना शुरू किया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ऐसी वैल्यू होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स दैट आर फ्री टू वैरी। देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है? इफ देयर आर एन ऑब्जर्वेशन in the sample, for each restriction imposed upon the original observation, the number of degree of freedom is reduced by 1. यह देखिए दूसरा डेफिनेशन देखिए, the number of degree of freedom is the number of observations that are free to vary after certain restriction have been placed on the data. अगर इसको हम बड़े सिंपल शब्दों में समझे तो मैं समझाता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। देखिए समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि आपके पास 5 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, ठीक है ना, 5 अलग अलग कंपनी की चॉकलेट्स हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। 5 जब चॉकलेट्स हैं तो अभी आप क्या करिए, किसी बच्चे को अपनी चॉकलेट देना चाहते हैं। तो जब आप चॉकलेट देना चाहते हैं तो पहली चॉकलेट जब आप देंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है? आपके पास 5 ऑप्शन है। कोई भी चॉकलेट दे सकते हैं ना, 5 ऑप्शन। एक दे दिया, अभी कितने बचे? 4। अभी आपके पास कितने ऑप्शन है? चारों में से कोई भी दे सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, अलग अलग कंपनी की 4 चॉकलेट है, आप कोई भी कंपनी की दे सकते हैं।
चलो 2 दे दीजिए, अभी 3 बचे, अभी आपके पास कितना ऑप्शन है? 3, फिर 1 कर दीजिए, फिर आपके पास 2 बचे, अब आपके पास कितने ऑप्शन है? 2। और जब आपके पास 1 बचा तो देखिए अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब आपको जो बचा है चॉकलेट, जिस कंपनी का चॉकलेट बचा है वही बच्चे को देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो 5 चॉकलेट था तो उसमें 4 टाइम आपको एक फ्रीडम मिल रही थी कि आप चूज कर सकते थे कि इस कंपनी की दें या इस कंपनी की दें। लेकिन जब लास्ट वाला चॉकलेट बचा तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो बचा है वही देना पड़ेगा। मतलब इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 जब आपके पास चॉकलेट थी तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने केस में मिल रहा था? कितने केस में आप फ्री थे कि कोई भी चॉकलेट आप दे सकते हो? 4 केसेस। 5 जब लास्ट बची तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हों उनमें -1 कर दो तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इजंट इट सिंपल? बहुत आसान है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कब कैलकुलेट करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गिवन डेटा सेट लाइक 15, 30, 25 एंड 10। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है तो आपके पास 4 वैल्यूज है और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियस है क्या होगा? 4 - 1 = 3। मीन्स जब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना हो तो n-1 कर दीजिए, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट हो जाएगा। इसका हम यूज करेंगे आगे चल के इन्फरेंशियल स्टैट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। चलिए बहुत सिंपल है। कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम? n-1। सपोज आपके पास 100 वैल्यूज हैं तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है तो आप 100 - 1 कर दीजिए, आपका 99 आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस जब भी आप कोई भी इन्फ्रेंशियल स्टैट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहला जो काम करना होता है आगे बताएंगे, वो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस इज ए प्रपोजल, एक प्रपोजल होता है दैट इज कंसिस्टेंट विद नोन डेटा। डेटा के बेसिस पर एक प्रपोजल हम रखते हैं, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि वो प्रपोजल जो हमने रखा वो सही है या गलत है ना? जो कोई भी काम करोगे, सपोज अभी कोरोना वैक्सीन है तो कोरोना वैक्सीन का अभी ट्रायल चल रहा है, राइट? तो उसकी हाइपोथेसिस क्या होगी? हाइपोथेसिस ये देखना पड़ेगा कि भाई आप इससे पहले की कंपनी टेस्टिंग पे जाए, उसके दिमाग में कुछ तो हो कि ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो जो भी एजम्पशन आप स्टार्टिंग में करते हो बिफोर यू सेटिंग द एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस 2 तरीके की होती है। अभी ये नहीं पता कि वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अब ये आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पूरा जो भी आप प्रोसीजर है वो करने के बाद पता चलेगा कि जो हाइपोथेसिस आपने रखी है वो सही है कि गलत है। तो 2 तरीके की कोई भी स्टैटिस्टिक्स की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन्फरेंशियल स्टैट में, तो उसमें 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। 2 तरीके की हाइपोथेसिस हमको फ्रेम करनी होती है। पहली जो हाइपोथेसिस है उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एक सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। H0 अगर लिखेंगे इसका मतलब हुआ नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? इज ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दैट assume that the observation is due to chance factor, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस ये मानती है कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो चांस बाई चांस आ जाएगा, वो रियलिटी में नहीं है, बाई चांस फैक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नल हाइपोथेसिस हमको रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, है ना? जैसे आपको बताया तो μ1 = μ2 मीन्स which shows there is no difference between the two population means। मतलब ये हमेशा ये मान के चलता है कि जो 2 पॉपुलेशन रहेगी, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखिएगा यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, कोई कंपनी एक ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। द नल हाइपोथेसिस, अब आपको क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो तो इससे पहले कि क्लिनिकल ट्रायल करें कुछ हाइपोथेसिस रखेंगे। तो हाइपोथेसिस में क्या होगा, हम ऐसा मान लेंगे कि जो पुरानी वाली ड्रग है ना, इससे पहले जो ड्रग है या जो भी अभी आप ड्रग यूज कर रहे हो जिसका आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, तो इससे पहले भी कोई मान लो कोई मेडिसिन है जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप भी प्रूफ करना चाहते हो, मान लो कोई कंपनी देखना चाहती है कि जो पहले वाली एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, उससे जो मेरी वाली नई ड्रग है वो बेटर है या नहीं है, या दोनों के इम्पैक्ट में कोई डिफरेंस है या नहीं है। अगर सेम ही है या दोनों डिफरेंट है, राइट? तो ये करने के लिए हम H0 क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि दोनों की जो पॉपुलेशन मीन है वो दोनों सेम है। मतलब क्या हुआ, अगर दोनों की मीन सेम होंगे पॉपुलेशन
काम तो सैंपल पे कर रहे हो, लेकिन अगर दोनों के पॉपुलेशन मीन सेम होंगे, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो पहले वाली ड्रग का इफेक्ट था वही बाद वाली ड्रग का इफेक्ट, जो एग्जिस्टिंग ड्रग अभी हम यूज कर रहे हैं मार्केट में उसका जो इफेक्ट है वही अगर जो नई ड्रग आई उसका इफेक्ट है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमेशा नल हाइपोथेसिस ये मान के चलता है कि दोनों पॉपुलेशन मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो H0 इसका कैसे फ्रेम करेंगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स इफेक्ट, या ये भी लिख सकते हो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स इफेक्ट। ये हमेशा हम यही मान के चलेंगे। सो null hypothesis is a statistical hypothesis that assume that the observation is due to a chance factor, means भले ही आपको मिल जाए कि चलो भाई उनमें डिफरेंस है या नहीं है, लेकिन आप वो बात की बात है, लेकिन हम पहले जब भी करेंगे, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जब भी हम इस तरह से के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले ये H0 हमको लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो H0 होगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग इफेक्ट, जबकि इसका जो भी अल्टरनेटिव है, जो इसका जस्ट अपोजिट है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे द हाइपोथेसिस उसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, द हाइपोथेसिस कंट्ररी टू द नल हाइपोथेसिस इज नोन एज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे हमने उसका उल्टा कर दिया, H1 द टू ड्रग्स हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन एवरेज, ये ऐसा लिख सकते हैं। H1 ऐसा भी कह सकता है द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग ऑन एवरेज, या ऐसा भी हो सकता है H1 द न्यू ड्रग इज नॉट बेटर देन द करंट ड्रग ऑन एवरेज। तो ये हुआ आपका नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम हमेशा लिखेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे, वो हो जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस में वे मान के चलेंगे कि दोनों जो दो ग्रुप आपने लिया है उन दोनों के जो पॉपुलेशन मीन है वो सेम है, और पॉपुलेशन मीन सेम होगा इसका मतलब दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। सिंपल। आगे चलते हैं डिसीजन एरर। मैंने आपको बताया था जब आप स्टार्टिंग में हम स्टार्ट की बात कर रहे थे तो उसमें बताया था कि कभी भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक्यूरेट नहीं होती, 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते, उसमें हमेशा गलत होने के चांस भी हो सकते हैं। By performing a test, we take a decision, we make a decision on the hypothesis by accepting or rejecting the null hypothesis। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इन्फ्रेंशियल स्टैट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, तो पहले एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, और वो हाइपोथेसिस जब हम पूरा टेस्ट कर लेंगे तो पता चलेगा कि जो नल हाइपोथेसिस हमने लिखी थी वो एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, है ना। वो तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा, कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। पहले आपने कुछ भी मान लिया हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा ना कि जो आपने मान लिया था वो सही था या गलत था। In this process, we make a correct decision on H0 or commit one of two। या तो हम सही डिसीजन लेते हैं या तो हम कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। जैसे समझिएगा इसके बेसिस पर दो तरीके की गलतियां होती है। एक को बोलते हैं टाइप 1 एरर। कोई भी जब भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो दो तरीके की गलती हो सकती है। पहली गलती, जैसे यहाँ पर देखिएगा, इस टेबल को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, काफी एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे अगर H0 ट्रू है मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी सही है, तो अगर नल हाइपोथेसिस सही है और आपने, ठीक है, अगर कोई चीज सही है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। अगर मैं आपको कोई स्टार्ट जो पढ़ा रहा हूँ अभी लेक्चर ले रहा हूँ, अगर मैं सही पढ़ाऊंगा तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, आप उसको सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। लेकिन अगर मैं गलत गलत पढ़ाऊँ तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज सही है तो ऑब्वियस है आप उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर H0 सही है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया मतलब आपका डिसीजन करेक्ट है, कोई आपने मिस्टेक नहीं की। लेकिन बाय द वे, एनी हाउ, अगर H0 सही है, ट्रू है, और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, देखिएगा उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आपसे जो गलती हुई वो हुआ टाइप 1 एरर। तो ये स्टैटिस्टिकल एरर होता है जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आपने कर दिया टाइप 1 एरर। जबकि अगर H0 फॉल्स है, कोई चीज गलत है, तो उसे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली रिजेक्ट करना चाहिए। तो अगर H0 गलत है और आपने रिजेक्ट कर दिया उसको, इसका मतलब आपने सही डिसीजन लिया। लेकिन बाय द वे, अगर H0 फॉल्स है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने जो कमिट किया मिस्टेक उसको बोलेंगे टाइप 2 एरर। ऑलराइट, तो आपको याद रखना चाहिए टाइप 1 एरर रिफर टू द सिचुएशन when we reject the null hypothesis and it is true. So H0 is wrongly rejected, right? The probability of type 1 error, टाइप 1 कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें जो प्रोबेबिलिटी हुई, जो भी कंक्लूजन आप निकालोगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर करने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं
उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, या इसे हम अल्फा एरर या प्रोड्यूसर रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। टाइप 1 एरर करने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा या अल्फा एरर या प्रोड्यूसर रिस्क। और अगर आपका H0 एक्सेप्ट किया तो करेक्ट डिसीजन लिया, लेकिन बाय द वे अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपने टाइप 1 एरर आपसे हो गई। ऐसे टाइप 2 एरर की बात करें तो टाइप 2 एरर रिफर टू द सिचुएशन when we accept the null hypothesis when it is false। सो प्रोबेबिलिटी जो होगी टाइप 2 एरर की, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बीटा एरर या कंज्यूमर रिस्क भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जब भी आप एग्जाम में देखेंगे या आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो यूजुअली 5% या 1% होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मानते हैं। तो देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर इफ यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या हुआ? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 एरर उसको कॉज करने को अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, है ना? तो उसको हम 5% बोले या 0.05 बोले। अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि टाइप 1 एरर करने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी को अगर हम देखें तो अगर लिखा हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसको डेसिमल में अगर हम लिखे तो 0.05 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5% या 0.05। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इसका मीनिंग क्या हुआ? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 5 आउट ऑफ 100 टाइप 1 एरर, है ना? दिस आल्सो मीन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैंने रिजल्ट बताया है आपको, उसमें टाइप 1 एरर होने की चांसेस कितने हैं? 5 आउट ऑफ 100। तो कोई भी प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करेंगे वो 100% श्योरिटी के साथ स्टैटिस्टिक्स में नहीं हो सकता। हम हमेशा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम कैलकुलेशन निकालते हैं, हम कंक्लूजन निकालते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम 5% बोलते हैं कि चलो ये सोल्यूशन है, ये हमने कंक्लूजन निकाला विद 5% सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम बता रहे हैं उसमें टाइप 1 एरर होने का चांस क्या है? 5% है। तो जैसा आपको बताया कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम है वो एक्यूरेट नहीं होती है, हमेशा टाइप 1 एरर होने के चांस होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 5%, चाहे मैं बोलूं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या मैं उसका अपोजिट बोलूं विद 95% कॉन्फिडेंट की, मतलब जो बता रहा हूं कॉन्फिडेंट, तो दोनों समझ सकते हो आप। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन का आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और बोलता हूँ कि आप इसका आंसर दीजिए, आप बोलते हो कि कुछ आंसर दिया और अब मैं पूछता हूँ कितना श्योर हो, आप बोलते हो 90% श्योर हो। तो ये भी तो आप बोल सकते हो कि मैं 10% श्योर नहीं हूँ। तो ऐसे जब मैं बोलता हूँ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइप 1 एरर होने के चांस कितना है? 5%। इसका मतलब 5% तो गलती हो सकती है, लेकिन मैं 95% क्या हूँ? कॉन्फिडेंट हूँ। तो चाहे एग्जाम में लिखा हो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लिखा हो 95% कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों एक ही है। ओके, सिमिलरली 1% level of significance, जैसे alpha equal to 0.01, that there is a probability of making one error out of 100. It is important to note that if no level of significance is given, then we always take alpha equal to 0.05। जैसा आपको पता है कि जब भी कुछ भी ना दिया हो तो लेवल ऑफ आपको कितना लेना चाहिए? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसिडर करना चाहिए। चलिए, एक और भी होता है, इसे बोलते हैं पी वैल्यू, है ना? इसको हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द पी वैल्यू। जब भी आप कोई आगे चल के सॉफ्टवेयर से यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर में आपको पी वैल्यू दी जाएगी और पी वैल्यू की बेसिस पर आपको पता चलेगा कि जो आपका रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द पी वैल्यू। द पी वैल्यू इज द चांस दैट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस इज कंक्लूडेड व्हेन एक्चुअली देयर इज नन। एग्जांपल देखिए, जब भी पी वैल्यू आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेट, आगे चल के जब हम प्रैक्टिकली आपको स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एक्सेल के थ्रू हो या बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैकेज अवेलेबल हैं लाइक PSPP, SPSS, है ना? आर में भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो जिनके थ्रू ग्राफ पैड, एक सॉफ्टवेयर है ग्राफ पैड प्रिज्म, उसमें भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो या आप एक्सेल में भी कर सकते हो। तो उसमें आप देखेंगे आपको पी वैल्यू मिलेगी।
तो जो p वैल्यू होगी, अगर आपकी p वैल्यू दिया हुआ है व्हेन द p वैल्यू इज बिटवीन 0.05 एंड 0.01 द रिजल्ट इज यूजुअली कॉल्ड सिग्निफिकेंट। अगर आपकी वैल्यू जो भी p वैल्यू आएगी अगर 0.05 से कम है तो आप बोलेंगे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, अगर उससे ज्यादा है तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। When p value is less than 0.01, result is often called highly significant. And when p value is less than 0.001 and 0.005, result is taken as very highly significant. और उसके बेसिस पर आप देखिएगा स्टार दिया होता है, अगर 3 स्टार दिया हुआ मतलब एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। अगर वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है तो नॉट, जो रिजल्ट होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसा होगा, जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कैलकुलेशन करना बताएंगे तो आपको उसमें पूरा रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन बताएंगे। सो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको हम देख लेते हैं ताकि हम आगे की जो इन्फरेंशियल स्टार्ट की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए। तो रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच हैज इट्स वैल्यू डिटरमाइंड बाय ए प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसकी उसकी वैल्यू किससे पता चलती है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। जैसे इफ यू फ्लॉप ए कॉइन वंस, एक बार जब कॉइन को आप टॉस करोगे, हाउ मेनी टेल कुड यू कम अप विद, कितनी टेल आएगी, है ना। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो क्या आएगा, या तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा या तो 1 आएगा। आपने भाई कॉइन को टॉस किया तो या तो कितने बार टेल आएगा, या तो 0 बार आएगा, मतलब या टेल आएगा ही नहीं मतलब हेड आ गया, और या तो एक बार टेल आ गया, तो या तो 0 आंसर होगा या तो 1 आंसर होगा। तो ऐसे डिस्क्रीट, इसके दो तरीके के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, discrete random variable is a random variable which has a finite number of values। finite number of values होता है, जैसे आपको बताया, जैसे let's say I have flipped a coin 6 times, 6 बार आपने कॉइन को टॉस किया, how many tail could you come up with, कितनी बार टेल आएगी, या तो 0 बार, एक बार भी नहीं आएगी, या तो एक बार आएगी या तो 2 बार आएगा। 6 बार किया ना आपने, तो हो सकता है 0 मतलब 6 के 6 बार एक बार भी आपको क्या ना आया हो, हाउ टेल ना आई हो, तो 0 आंसर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि 1.5 टाइम आया, 1.1 टाइम आया, 1.2 टाइम आया, राइट। तो जब भी आएगा तो होल नंबर में ही आएगा, तो या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 6 के 6 बार टेल आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, एक बार भी टेल नहीं आएगा तो 0 आ जाएगा, 3 टाइम हेड आएगा, 3 टाइम टेल आएगा मतलब 3 आंसर आएगा, ऑलराइट। तो जब भी जो वैल्यू आती है वो आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसमें 1.5 या 2.5 नहीं आएगा। जबकि अगर हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें, a continuous random variable is a random variable which has an infinite number of values। जैसे let's say you measure the speed of the car to drive by your house, what kind of values could you obtain। जैसे इसमें क्या होता है, maybe the car is going by 25 kmph or 50 km per hour or 65.5 km per hour, so the variable can take an infinite number of values, है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम नए वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ये नए वीडियो में देखते हैं कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसकी जो कोई भी कौन सा टेस्ट हम करेंगे वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, और किसी भी टेस्ट को करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ये हम देखते हैं नए वीडियोस में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, आपको समझ में आया हो, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।